नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो में हम इंडियन ओशियन में पाई जाने वाली करंट के विषय में आपको जानकारी प्राप्त प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसी के साथ साथ जो भारत के जो मौसम की स्थिति है, भारत में किस प्रकार से मानसून कंडीशन होती है जो कि महासागरीय जलधाराओं पर निर्भर होती है, जो ओशियन करंट पर किस प्रकार से भारत का मानसून निर्भर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम हिंद महासागर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। परंतु इस वीडियो का हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि इंडियन ओशियन में पाई जाने वाली करंट को समझाना। तो जैसा कि जो ओशियन करंट सबसे पहले हमारे सामने आता है, ओशियन करंट क्या है, महासागरीय जलधाराएं क्या है, यह प्रश्न हमारे सामने सबसे पहले आता है। तो जैसा कि एक महाद्वीपीय क्षेत्र है, यदि मान के चलिए एक महाद्वीपीय क्षेत्र है, महाद्वीपीय क्षेत्र से यदि एक नदी प्रभावित हो रही है तो वह नदी एक निश्चित दिशा में प्रभावित होगी। एक निश्चित जल उसके साथ में एक स्थान के जल को वह दूसरे स्थान पर जल को स्थानांतरित करेगी। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंडी क्षेत्र के जल को बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो इस प्रकार से एक स्थान के जल को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, उसकी एक निश्चित दिशा होती है। उसी प्रकार से महासागर में भी जलधाराएं होती हैं, महासागर में भी करंट होती है। और करंट का क्या कार्य होता है, करंट किस प्रकार से होती है, करंट जो है, जो ओशियन जलधाराएं होती है, वह एक स्थान के जल को दूसरे स्थान पर क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है, उसको डिपॉजिट करती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि महासागर का जल स्थिर नहीं होता है, यानी कोई भी महासागर पृथ्वी पर विद्यमान है उसका जल स्थिर नहीं है। और स्थिर न होने के पीछे कारण है कि ओशियन करंट उसमें पाई जाती है। क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र का टेम्परेचर अलग होता है। आप जानते हैं यदि मध्य प्रदेश का टेम्परेचर अलग है तो उत्तर प्रदेश का टेम्परेचर कुछ और भिन्न होगा। उसी प्रकार से जो महासागरीय क्षेत्र है, जो समुद्री क्षेत्र है, जो ओशियन क्षेत्र है, उनका टेम्परेचर भी भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार से यदि किसी क्षेत्र में क्या भिन्नता पाई जा रही है, यदि महासागर तो एक ही है, हिंद महासागर में अलग अलग क्षेत्रों में टेम्परेचर भिन्नता पाई जाती है, उसमें सैलिनिटी यानी लवणता भिन्नता पाई जाती है। तो इसको संतुलन करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए कि सभी क्षेत्रों पर टेम्परेचर एक समान हो जाए, इसलिए ओशियन करंट उत्पन्न होती है, महासागरों में महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती है। और इस वीडियो में हम हिंद महासागर में पाई जाने वाली महासागरीय जलधाराओं के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंद महासागर की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसका उद्गम किस प्रकार से हुआ है, हिंद महासागर आखिर कैसे उत्पन्न हुआ। तो हमने आपको वैगनर महोदय की थ्योरी बताई थी। वैगनर जो कि एक प्रमुख क्लाइमेट जो जलवायुविद थे, उन्होंने अपने सिद्धांत में, उनका सिद्धांत था महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। उस महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने पृथ्वी की संपूर्ण उत्पत्ति बताई थी और उसी उत्पत्ति के अनुसार हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई है। यदि हम इसको चित्र के माध्यम से समझें तो किस प्रकार से हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई है। यदि हम हिंद महासागर की स्थिति उत्पत्ति को लेकर बात करें तो वैगनर महोदय ने बताया था कि जो प्राचीन समय जो पृथ्वी की स्थिति थी, वहां पर एक प्रमुख भूखंड था जिसे उन्होंने पेंजिया का नाम दिया था। पेंजिया यानी ऐसा एक भूखंड था जिसमें सभी महाद्वीप, जो कि वर्तमान स्थिति महाद्वीपों की है, सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। सभी महाद्वीप को यदि आप एक साथ जोड़ दें तो उन्होंने कहा था पेंजिया, और इसके चारों जो जल भरा हुआ था उन्होंने इसकी स्थिति को कहा था पैंथालासा। इसको उन्होंने पैंथालासा की संज्ञा दी थी। तो जो वैगनर थे, जो अल्फ्रेड वैगनर थे, उन्होंने अपने सिद्धांत में पेंजिया और पैंथालासा के बारे में चर्चा की थी। पर इसके पश्चात उन्होंने इसकी आगे की स्थिति को प्रदर्शित किया था। उन्होंने कहा था कि पेंजिया दो भागों में बट गया। इसको जो उत्तरी भाग है उसे उन्होंने अंगारा लैंड का नाम दिया और उसका दक्षिणी भाग है इसे उन्होंने गोंडवाना लैंड का नाम दिया। इसके पश्चात इसमें गति हुई और वर्तमान में जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड जो अफ्रीका का जो भाग है, अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति इक्वेटर पर है। अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के पास में है। यह अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के पास है। तो जो भारत की स्थिति है, जो भारत है वह इसी गोंडवाना लैंड, इस निचले वाले भाग का हिस्सा है। भारत इस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और प्राचीन समय में लगभग लाखों वर्ष पहले भारत इस अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ पर क्या हुआ था, सटा हुआ था। इस अफ्रीका महाद्वीप से इस भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो निचला भाग है, वह यहाँ पर जुड़ा हुआ था। उसके पश्चात इसने इस
इस क्षेत्र ने यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी इसी से जुड़ा हुआ था। इसके पश्चात इसमें गति होना शुरू हुई और भारत का जो प्रायद्वीप है उसने उत्तरी दिशा में गति करना प्रारंभ कर दिया। और इसके पश्चात जैसे ही भारत का प्रायद्वीप उत्तरी दिशा में गया और यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया और उसी गैप में इस जो पैंथालासा जो महासागर था उसका जल भर गया और आज वर्तमान रूप में उसी पैंथालासा का जल इस हिंद महासागर में भर गया है और वह हिंद महासागर के रूप में आज हमारे सामने विद्यमान है। तो यह तो रही प्रशांत महासागर की उत्पत्ति के विषय में चर्चा। और हमारा जो इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रशांत महासागर की जो ओशियन करंट है उसके बारे में आपको समझाना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप चित्र में देख सकते होंगे कि प्रशांत महासागर जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर की स्थिति किस प्रकार से विद्यमान है। हिंद महासागर की जो स्थिति है यह आप देख रहे होंगे, यह भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, यह अफ्रीका महाद्वीप है, यह अरब प्रायद्वीप है। यह जो स्थिति है यह लाल सागर है, इसे हम कहते हैं इसे हम लाल सागर के नाम से जानते हैं और इसे हम कहते हैं फारस की खाड़ी के नाम से भी हम इसको संबोधित करते हैं। तो यह लाल सागर है, यह फारस की खाड़ी है, यह भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा है, यह इंडोनेशियाई देश है, इंडोनेशिया के द्वीप है जैसे जावा, सुमात्रा इत्यादि जो द्वीप यहाँ पर बसे हुए हैं। यहाँ मॉरिशस वगैरह कुछ जो देश है, म्यांमार देश है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है और यह जो टुकड़ा है जो अफ्रीका महाद्वीप से अलग हो चुका है भूखंड, उसे हम कहते हैं मेडागास्कर। तो इस प्रकार से यह हिंद महासागर की स्थिति है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है। तो आपको हमने हिंद महासागर की स्थिति के बारे में परिचित करने का प्रयास किया और हिंद महासागर कहाँ तक विद्यमान है, हिंद महासागर की सीमा कहाँ तक विद्यमान है। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इसके अलावा यह संपूर्ण क्षेत्र हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। और इस वीडियो में हमारा उद्देश्य है हिंद महासागर की जलधाराओं के विषय में आपको अवगत कराना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यह इक्वेटर वाला रीजन है, यह इक्वेटर वाला रीजन है, यह भूमध्य रेखा का क्षेत्र है और भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा वह यहाँ से क्या करती है, यह 0 डिग्री रेखा यहाँ से गुजर रही है। ठीक, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पर एक ओशियन करंट उत्पन्न होती है। यहाँ पर दो प्रकार की ओशन करंट होती है। एक करंट होती है वार्म करंट यानी गर्म जलधाराएं, गर्म ओशन करंट, और दूसरी होती है ठंडी ओशन करंट। तो यहाँ पर हमने लाल कलर से, इस रेड कलर से हमने गर्म ओशियन करंट को दर्शाने का, गर्म समुद्री जलधाराओं को दर्शाने का प्रयास किया है और ब्लू कलर से जो कोल्ड जलधारा है उनको दर्शाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर एक जो करंट उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं, यह जो कि इसकी जो दिशा होती है यह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर होती है। ठीक, तो यह जो करंट बहती है, ये जो करंट है इसे हम कहते हैं, क्योंकि वार्म करंट है, इसका जो नाम है यह नॉर्थ इक्वेटोरियल यानी उत्तरी हिंद महासागरी करंट, उत्तरी हिंद महासागरी गर्म जलधारा, इसे हम कहते हैं उत्तरी हिंद महासागरी गर्म जलधारा के नाम से इसे हम जानते हैं। इसको यदि हम यहाँ पर लिख दें, जो यहाँ पर जो करंट है इसे हम कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल इंडियन ओशियन करंट। ठीक, तो इसे हम जो हमारे सामने जो जलधारा उत्पन्न हो रही है, जो कि गर्म जलधारा है, जिसकी जो दिशा है यह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हो रही है, यह है नॉर्थ इक्वेटोरियल इंडियन ओशन करंट। इसकी जो दिशा है यह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर उत्पन्न हो रही है। उसी प्रकार से भूमध्य रेखा के दक्षिण में एक जलधारा, एक ओशन करंट उत्पन्न होती है, यह इसकी दिशा भी पूरब से पश्चिम होती है। इसे हम कहते हैं ये साउथ इक्वेटोरियल इंडियन ओशन करंट, इसे हम कहते हैं साउथ इक्वेटोरियल इंडियन ओशन करंट यानी दक्षिण हिंद महासागरीय भूमध्य रेखी करंट के नाम से, भूमध्य रेखी जलधारा के नाम से इसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर दो जलधाराएं उत्पन्न हो रही हैं और वह जलधाराएं क्या कर रही हैं, इस क्षेत्र के जल को, इस इंडोनेशियाई क्षेत्र के जल को इस क्षेत्र में यानी इस अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर क्या कर रही हैं, विसर्जित कर रही हैं, ले जा रही हैं, यानी इस क्षेत्र के जल को इस क्षेत्र में स्थानांतरित कर रही हैं। यह दोनों जलधाराएं, ठीक, और दोनों जलधाराएं चूंकि हमने रेड कलर से इसको दर्शाने का प्रयास किया है, तो दोनों जलधाराएं गर्म जलधाराएं यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न यही उठता है कि यह जलधाराएं उत्पन्न क्यों हुई हैं, क्या कारण है इनके उत्पन्न होने का। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो जलधाराएं उत्पन्न होती हैं और जो ओशियन करंट उत्पन्न होती हैं, उनके उत्पन्न होने का जो प्रमुख कारण होता है, तो पहला कारण तो उत्पन्न होने का क्या होता है, जो पृथ्वी की रोटेशन, यानी पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है, पूर्व दिशा की ओर घूर्णन गति कर रही है, तो रोटेशन गति कर रही है, तो पृथ्वी के रोटेशन के परिणाम स्वरूप इसमें क्या होता है, जो करंट है वह उत्पन्न होती है। पहला प्रमुख कारण है पृथ्वी की रोटेशन के कारण यह जो करंट है वह उत्पन्न होती है। दूसरा इसका कारण होता है जो है विंड, दूसरा या प्रमुख कारण यही है विंड।
विंड यानी हवाओं के प्रभाव के परिणामस्वरूप जो करंट है वह उत्पन्न होती हैं। यानी यह जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो हवाएं हैं यह पूरब से पश्चिम की ओर चल रही हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से जो व्यापारिक पवने हैं, यहाँ पर यह जो क्षेत्र है यह व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है, यह ट्रेड विंड का एरिया है। यहाँ पर जो ट्रेड विंड है, जो व्यापारिक पवने हैं वह यहाँ पर प्रभावित होती हैं। जो व्यापारिक पवने होती हैं, जो ट्रेड विंड होती हैं, वह इस क्षेत्र में पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती हैं। तो यह जो क्षेत्र है यह व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है और उसी के अनुसार यानी जब हवा बहती है, मान के चलिए यह हिंद महासागरीय क्षेत्र है और हिंद महासागरीय क्षेत्र में हवाएं इस दिशा से पूरब से पश्चिम की ओर गति कर रही हैं, तो हवा के प्रभाव के परिणामस्वरूप क्या होगा, हवा और पानी के बीच में एक फ्रिक्शन होगा। जब हवा उस वाटर बॉडी के ऊपर से जाएगी तो उसमें क्या होगा, एक पानी और हवा के बीच में घर्षण होगा और पानी भी, वह जो जल भी उसी हवा की दिशा को पकड़ लेगा और हवा की दिशा में गति करने लगेगा और आगे चलकर उसे ही हम करंट के नाम देते हैं, उसे हम जलधारा का नाम देते हैं। तो यहाँ पर दोनों जलधाराएं हवाओं के प्रभाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। इसका एक कारण और है, वह है केल्विन करंट। इसका एक प्रमुख कारण है, उसे कहते हैं केल्विन करंट। तो आपने हमारा प्रशांत महासागर वाला वीडियो देखा होगा। प्रशांत महासागर की जलधाराओं के विषय में हमने आपको अध्ययन करवाया था। उसमें हमने बताया था कि इंडोनेशिया जो द्वीप थे वहां पर एक केल्विन करंट उत्पन्न हो रही थी और केल्विन करंट के माध्यम से जल था, वह जल इस दिशा में यानी प्रशांत महासागर का जल यहाँ पर हिंद महासागर में पहुंच रहा था। इस प्रकार से प्रशांत महासागर का जल यहाँ से हिंद महासागर में पहुंच रहा था। तो इस पर यही जो प्रशांत महासागर का जल जब इस मलक्का स्टेट होते हुए, जावा सुमात्रा होते हुए यहाँ पर आया, तो यहाँ पर क्या हुई, जल की अधिकता हो गई। और जल क्या करता है, अधिक, जहां पर जल अधिक होता है वह कम क्षेत्र में जाना चाहता है। मान के चलिए यहाँ पर अधिक जल है, यहाँ पर क्या है, अधिक जल है। मान के चलिए यहाँ पर क्या है, जल की अधिकता है, तो और यहाँ पर जल क्या है, कम जल है। तो जो अधिक जल है वह कम जल की ओर जाएगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पर केल्विन करंट के कारण जल की अधिकता होने के परिणामस्वरूप क्या होता है, जल की यहाँ पर अधिकता हो जाती है और इसलिए यहाँ पर करंट उत्पन्न होती है। तो यह जो दोनों करंट उत्पन्न हो रही हैं, उन दोनों करंट की उत्पत्ति के पीछे हमने आपको कारण बताने का प्रयास किया। ठीक, तो सबसे पहले हम जब किसी करंट के बारे में पढ़ते हैं, जब किसी ओशियन करंट के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमें 4 बातें जान लेना आवश्यक होता है। कि सबसे पहली बात तो यही होती है कि यह करंट का गुण क्या है, कैसी इसका नेचर है। तो यह गर्म करंट है, यह हॉट करंट है, यह वार्म करंट है। ठीक, उसके पश्चात हमें जानना होता है इसकी दिशा क्या है। तो आप इससे परिचित होंगे कि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हो रही है। उसके पश्चात हमने इसके कारणों को चर्चा की कि इसके 3 कारण हैं। पहला तो है पृथ्वी की रोटेशन, दूसरा विंड या व्यापारिक पवनों का क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ जो केल्विन करंट है, केल्विन करंट के परिणामस्वरूप यहाँ पर जल की अधिकता के परिणामस्वरूप यहाँ पर ओशियन करंट उत्पन्न हो रही है। अब इसके पश्चात हमें जानना होता है कि यह जो करंट है जब इस क्षेत्र के जल को इस क्षेत्र में प्रभावित कर रही है, तो यहाँ पर क्या इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है। तो इसका इंपैक्ट यह होता है कि इस क्षेत्र के जल को जब यहाँ पर ये 2 करंट क्या कर देती हैं, स्थानांतरित कर देती हैं, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, जल की अधिकता हो जाती है, जल की अबंडेंस हो जाती है, जल भरपूर मात्रा में यहाँ पर क्या हो जाता है, जो सी लेवल है यहाँ का, सी लेवल क्या हो जाता है, उठ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस प्रकार से यह जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो इसका इंपैक्ट यह होता है कि यहाँ पर सी लेवल, यहाँ पर जल की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। अब जल जिस क्षेत्र में जल अधिक होगा तो वहां से जल प्रवाह होगा। तो इसके परिणामस्वरूप क्या होता है, जो जल है यहाँ का जो जल है वह क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है, अंडरग्राउंड होकर वह इसी दिशा में वापस यहाँ पर लौट जाता है। जल की अधिकता होने के परिणामस्वरूप क्या होता है, जल की अधिकता के परिणामस्वरूप यह इसी दिशा में वापस इस दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लौट जाता है। तो इसका कारण विंड नहीं है, इस जल के लौटने का कारण हवाएं नहीं है, इसका कारण है यहाँ पर जल की अधिकता होना। यहाँ पर जल की अधिकता हुई तो एक करंट यहाँ से प्रभावित हो गई, जिसे हम कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल इंडियन ओशन करंट। जैसे हम कहते हैं काउंटर इक्वेटोरियल यानी काउंटर भूमध्य रेखी इक्वेटोरियल करंट के नाम से भूमध्य रेखी इंडियन ओशन करंट। यहाँ पर चूंकि जल की अधिकता हो जाती है, इसके परिणामस्वरूप होता है यह है कि यह जो जल है यह 2 करंट के रूप में बढ़ जाता है। इसका जो उत्तरी भाग है इसे हम कहते हैं सोमाली करंट, और इसका दक्षिणी भाग जो दक्षिण की ओर बढ़ जाता है इसे हम कहते हैं मोजाम्बिक करंट। मोजाम्बिक, क्योंकि यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर एक कंट्री है मोजाम्बिक, ये तटवर्ती कंट्री है, इसे यह एक तटीय कंट्री है, कोस्टल कंट्री है, इसे हम कहते हैं मोजाम्बिक। इसे हम मोजाम्बिक चैनल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो मोजाम्बिक करंट उत्पन्न होती है यह उत्तरी क्षेत्र में एक सोमाली करंट उत्पन्न होती है। परंतु यहाँ पर हम जो करंट की स्थिति बात कर रहे हैं, महासागरीय जलधाराओं की स्थिति बात कर रहे हैं, वह है जब हम उस स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं जब सूर्य की स्थिति 21 जून की है। और 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर
कर्क रेखा पर क्या होती है, कर्क रेखा पर लंबवत होती है, कर्क रेखा पर वर्टिकल होती है। और कर्क रेखा हम जानते हैं कि भारत के मध्य बीचों बीच से होकर यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हम 21 जून के आसपास की स्थिति के बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं। हम उस स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जब सूर्य की स्थिति क्या होती है, जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है और उत्तरी हेमेस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, समर होता है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, समर होता है। हम उस स्थिति के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उस स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, उसके पश्चात यह सोमाली करंट है, यह जो कि गर्म करंट है। जब यह करंट आगे बढ़ती है तो यह करंट आगे लाल सागर नहीं जाती है, लाल सागर प्रवेश नहीं करती है और इसके परिणामस्वरूप आगे बढ़ जाती है। इसी के परिणामस्वरूप जो यह फारस की खाड़ी में प्रवेश नहीं करती है और यह करंट इस जो टोपोग्राफी है, जो यहाँ पर जो भू संरचना बनी हुई है, जो स्थलाकृतियां हैं, वो स्थल के सहारे यह आगे बढ़ जाती है। परंतु आपके सामने यह प्रश्न उठता, परंतु आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि यह जो करंट है उत्तरी दिशा में क्यों गई। इसके उत्तरी दिशा में जाने का कारण यह है क्योंकि यह जो स्थिति है, यह समर रीजन की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर समर रीजन की बात हो रही है और हम जानते हैं कि हमारा जो मानसून होता है उसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम, यानी यह जो मानसून की दिशा होती है इस प्रकार से सबसे पहले मानसून भारत में केरल में आता है, उसके पश्चात इस अन्य राज्यों में होते हुए मध्यवर्ती भाग में जाता है। तो यहाँ पर करीब जून के महीने में केरल में मानसून सर्वप्रथम आता है। तो यहाँ पर हमें जो मानसून है हमारा, वो मानसून कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के परिणामस्वरूप क्या होता है, जो हवाएं चलती हैं वह दक्षिण से, यानी यहाँ से हवाएं चलती है, यहाँ से प्रभावित होती हैं और पश्चिम यानी इस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर ऐसे हवाएं प्रभावित होती हैं। और हवाएं जब बहती हैं तो इस अरब सागर के जल को क्या करती हैं, भरती हैं, उसको वाष्पीकृत करती हैं और इसके परिणामस्वरूप यहाँ पर इसको वर्षण करने का, इसको यहाँ पर प्रेसिपिटेट करने का कार्य यहाँ पर करती हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से जब हवाएं इस प्रकार से चल रही हैं तो हवाओं के परिणाम के स्वरूप, यानी हवाएं भी इसी प्रकार से चलती हैं और इसके जो यहाँ पर लैंड बैरियर है, यहाँ पर जो 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 स्थल की संरचना है, जो भूस्थल की संरचना है, उसके परिणाम स्वरूप भी यह सोमाली गर्म करंट उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप फारस की खाड़ी में प्रवेश नहीं करती है, ना ही यह लाल सागर में प्रवेश करती है। यह जो टोपोग्राफीज है, जो हिंद महासागरीय क्षेत्र की संरचना है, वहां पर जो लैंड बैरियर्स हैं, उसके परिणाम स्वरूप यह इस दिशा में आगे मुड़ जाती है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर चूंकि श्रीलंका देश है और श्रीलंका और भारत के मध्य से यह प्रभावित आगे बढ़ती जाती है और इस प्रकार से यह जो करंट है यह अपने संपूर्ण जो चक्र है उस संपूर्ण चक्र को पूरा करती है। ठीक, तो यह जो कि वार्म करंट है, यहाँ पर यह कोल्ड करंट नहीं है, यह जो कि वार्म करंट है। परंतु जो करंट यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर आप जानते होंगे, यहाँ पर एक देश है मालदीव, यहाँ पर एक देश है मालदीव, यहाँ पर एक कंट्री जो भारत का जो द्वीप है, यह मिनिकॉय द्वीप है, यह लक्षद्वीप है। ठीक, तो आप इस स्थिति से परिचित होंगे। यहाँ पर एक चैनल है जिसे हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कैसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल की जो स्थिति है, जो 8 डिग्री चैनल की जो स्थिति होती है वह है स्थिति इस जो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल होता है और यहाँ का जल है वह यहाँ से होते हुए आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से इनके बीच में इस मिनिकॉय द्वीप और यह भारत का जो लक्षद्वीप है इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर 9 डिग्री चैनल होता है। और उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे होंगे अंडमान और यहाँ पर निकोबार की स्थिति है बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान और निकोबार के बीच में यहाँ पर 10 डिग्री चैनल होता है, तो 10 डिग्री चैनल के बीच में भी जल प्रवाहित होता रहता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक संरचना बन रही है। यहाँ पर जो जल है वो जल सोमाली करंट के माध्यम से इस प्रकार से जा रहा है और यहाँ पर 9 डिग्री के माध्यम से यह आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक चक्र बन गया, एक यहाँ पर एक सर्कल कंप्लीट होता है, तो इसे हम कहते हैं गायर। यह जो सर्कल है इसे हम कहते हैं गायर। उसी प्रकार से यहाँ जो क्षेत्र है यहाँ भी एक प्रकार से एक गायर बन चुका है, इसे हम कहते हैं गायर। तो गायर एक ऐसा रीजन होता है जो कि चारों ओर से क्या होता है, करंट से घिरा हुआ होता है, तो चारों ओर से महासागरीय जलधाराओं से घिरा होता है। तो आप देख रहे होंगे यह जो क्षेत्र है, यहाँ का जो जल है वह चारों ओर से क्या हो रहा है, वहाँ यहाँ का जल चारों ओर से महासागरीय करंट या महासागरीय जलधाराओं से घिरा हुआ होता है। और इसी प्रकार से यहाँ भी एक गायर बन रहा है और इसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में जो अलग करने के कारण 10 डिग्री चैनल करता है। तो यहाँ पर भी एक गायर उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर भी एक गायर उत्पन्न हो रहा है। परंतु इन दोनों गायरों की जो स्थिति है वह कैसी है, यह क्लॉकवाइज है। आप देख रहे होंगे जो स्थिति है क्लॉकवाइज है, वह घड़ी की सुई की दिशा में ही है। यानी जो गायर उत्पन्न हुआ है इसे हम कहते हैं इंडियन ओशन ट्रॉपिकल, क्योंकि यह जो रीजन है यह ट्रॉपिकल रीजन है।
यह कैसा रीजन है? ट्रॉपिकल, यानी जो उष्ण कटिबंधीय रीजन है। तो यहाँ पर उष्ण क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल। तो इस गार को हम कहते हैं, इन दोनों गार का नाम है, उसे इन दोनों गार को कहते हैं इंडियन ओशन ट्रॉपिकल क्लॉकवाइज गार। यह चूंकि क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा में है, तो इसे हम कहते हैं इंडियन ओशन ट्रॉपिकल क्लॉकवाइज गार के नाम से इसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि भूमध्य जो रेखा है उसके उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर दो गार बन रहे हैं, और दोनों की स्थिति कैसी है? क्लॉकवाइज है, दोनों ही ट्रॉपिकल रीजन में विद्यमान है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो करंट है, यहाँ पर हमने जो करंट है उसको हमने भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन कौन सी करंट पाई जाती हैं उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास किया, उसके हमने इम्पैक्ट के लेकर चर्चा की। ठीक, उसके पश्चात अब हम बात करते हैं कि दक्षिण जो हिंद महासागर है, अभी तक तो हमने बात की है उत्तरी हिंद महासागर की। ठीक, अब हम बात करते हैं दक्षिण हिंद महासागर में कौन कौन सी करंट पाई जाती हैं, उसकी गति किस प्रकार से, उसकी दिशा किस प्रकार से आगे बढ़ती है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह सभी करंट क्या है, यहाँ पर यह हॉट करंट है, यहाँ पर हमने कोल्ड करंट की बात नहीं की है अभी तक, क्योंकि हमने रेड कलर से हॉट करंट या वार्म करंट को दर्शाया था। तो उसी प्रकार आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर संपूर्ण करंट क्या है? हॉट करंट है। इसके पश्चात हम बात करते हैं दक्षिणी हिंद महासागर में कौन कौन सी करंट पाई जाती हैं। दक्षिणी हिंद महासागर की स्थिति की हम बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ पर मोजाम्बिक करंट है, क्योंकि यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है, इसलिए हम इस करंट को मोजाम्बिक करंट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक करंट प्रवाहित होती है, इसे हम कहते हैं अगुलहास करंट। अगुलहास करंट यानी मोजाम्बिक करंट का ही जो आगे विस्तार है उसे हम कहते हैं अगुलहास करंट, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसे हम कहते हैं केप अगुलहास। यहाँ पर एक केप है, यहाँ पर एक केप अगुलहास है, उसके नाम पर इस करंट को हम अगुलहास करंट के नाम से जानते हैं। वहाँ पर और भी केप है, जैसे केप टाउन है, केप ऑफ गुड होप है, परंतु यह अफ्रीका महाद्वीप का जो कि दक्षिणी बिंदु अगुलहास, केप अगुलहास है, इसलिए हम इसे अगुलहास करंट के नाम से जानते हैं, जो कि वार्म करंट है। परंतु यहाँ पर एक करंट उत्पन्न होती है, जो कि आप जानते हो कि यहाँ दक्षिणी भाग में क्या है? दक्षिणी भाग में अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप चूंकि यह जो रीजन है यह उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में यह ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर जल है, वहां पर जो तापमान है वह बहुत ही कम होता है। तो इस क्षेत्र से क्या होता है? एक करंट उत्पन्न होती है, जो कि जो होती है एक कोल्ड करंट होती है। कैसी करंट होती है? उसे हम कहते हैं कोल्ड करंट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर यह जो क्षेत्र है, यहाँ पर वार्म करंट, यहाँ पर कोल्ड करंट। जब दो करंट एक दूसरे से मिलती हैं, दो जलधाराएं एक दूसरे से मिलती हैं, परंतु दोनों का गुणधर्म भिन्न है, एक गर्म करंट है, एक ठंडी करंट है। तो यहाँ पर जो करंट उत्पन्न हो रही है, इस करंट को हम कहते हैं अंटार्कटिक, इसे हम कहते हैं अंटार्कटिक सरकम अंटार्कटिका करंट, कोल्ड करंट। ठीक, तो यह जो करंट है इसे हम कहते हैं सरकम अंटार्कटिका कोल्ड करंट के नाम से इसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगुलहास करंट और सरकम अंटार्कटिका करंट एक दूसरे से मिल रही है। तो यह जो रीजन है यह दो दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर दो फिनोमेना घटित होते हैं, दो स्थिति यहाँ पर घटित होती हैं। पहली कंडीशन है यहाँ पर फॉग बनता है, और दूसरी कंडीशन यहाँ फिशिंग की कंडीशन बनती है। ठीक, तो फॉग और फिशिंग, यहाँ पर दो कंडीशन उत्पन्न होती है फॉग और फिशिंग की। फॉग यानी एटमॉस्फेयर में कंडीशन उत्पन्न होती है जहाँ पर दो जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ पर कोहरा बनता है, वहाँ पर धुंध बनती है, और यहाँ का जो मौसम है बहुत ही, यहाँ पर आपको यहाँ से जब जहाज जाते हैं तो वहाँ पर इनको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर दो करंट मिल रही हैं, और दो करंट जब मिलती हैं तो एटमॉस्फेयर में फॉग की कंडीशन, कोहरे की कंडीशन उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार से फिश की कंडीशन, यानी यहाँ पर मछली पालन बहुत व्यापक मात्रा में होता है, बहुत बहुतायत में यहाँ पर मछली पालन होता है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर जो अगुलहास करंट है जब यहाँ से उत्तरी क्षेत्र से मोजाम्बिक करंट के रूप में आ रही है, तो यहाँ से संपूर्ण जो फूड है, जो भी उसकी जो मार्ग में जो न्यूट्रिशन है, इस क्षेत्र के न्यूट्रिशन को, इस क्षेत्र के फूड को वह इस क्षेत्र में ला रही है। उसी प्रकार से अंटार्कटिका करंट भी अपने साथ में न्यूट्रिशन इस क्षेत्र में ला रही है। तो यहाँ पर जो जल की अधिकता के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पर जो फूड है, यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन है, वो है जो यहाँ पर जो फूड है, जो कि मछली पालन के लिए, मछलियों के उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर उसकी अधिकता हो जाती है। इसलिए यहाँ पर यह जो क्षेत्र है वो मछली पालन के दृष्टिकोण से सबसे उत्तम होता है, सबसे बहुतायत मात्रा में यहाँ पर मछली पालन होता है। ठीक, उसके पश्चात यह जो अंटार्कटिका, सरकम अंटार्कटिका करंट है, यह आगे बढ़ जाती है, यह आगे बढ़ती है। इसकी दिशा होती है वह, इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है, इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। क्योंकि यह क्यों होती है, इसका कारण है कि यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र
पछुआ पवनों की एरिया में आता है। और पछुआ पवनों की जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। जो पछुआ पवने या वेस्टर्लीज विंड कहते हैं। तो वेस्टर्लीज विंड के प्रभाव के परिणामस्वरूप जो यह करंट है यह पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर बहती है। आपने इसको करंट, यह जो हवा के जो पछुआ पवनों के प्रभाव के परिणामस्वरूप यह क्या हो रही है, करंट की दिशा मुड़ रही है। ठीक, यह जो आगे बढ़ती है तो इसके परिणामस्वरूप जब यह ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो पश्चिमी तट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तट से जब टकराती है तो इसके टकराने के परिणामस्वरूप क्या होता है, इसके टकराने के परिणामस्वरूप यहाँ पर यह जो करंट है, कोल्ड करंट, ये आगे बढ़ जाती है उत्तर की दिशा, इसकी दिशा इस प्रकार से उत्तर की ओर मुड़ जाती है। और इस करंट को हम कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। यह कोल्ड करंट है, ठंडी करंट है, इसको हमने ब्लू कलर से दर्शाया है, इसे हम कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक, जो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का यह जो क्षेत्र है इसे अपन कहते हैं पर्थ है। एक यहाँ पर सिटी बसी हुई है पर्थ, जो कि सबसे बड़ी सिटियों में से एक है, सबसे बड़े शहरों में से एक है, इसे हम कहते हैं पर्थ। तो यहाँ पर जो करंट बहती है इसे हम कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। यह कौन सी करंट है, यह ठंडी करंट है। जब यह आगे बढ़ती है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट तो यहाँ पर वापस यहाँ पर मिल जाती है। परंतु यहाँ पर चूंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर गर्म करंट है, यहाँ पर ठंडी करंट है, परंतु यहाँ पर ना तो फॉग की कंडीशन उत्पन्न होती है, ना तो यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर फेसिंग और फॉग की कंडीशन उत्पन्न हुई थी। क्यों उत्पन्न हुई थी, क्योंकि यहाँ पर दो विपरीत गुणधर्मों वाली जो करंट है, दो विपरीत गुणधर्म वाली, एक यहाँ पर ठंडी करंट थी और यहाँ पर गर्म करंट थी, आप देख रहे होंगे। परंतु यहाँ पर भी एक ऐसी स्थिति विद्यमान है, परंतु यहाँ पर ना तो फॉग की कंडीशन उत्पन्न होती है और ना ही यहाँ पर फेसिंग की कंडीशन उत्पन्न होती है। क्योंकि जब दो करंट एक दूसरे से मिलती हैं, यहाँ पर दो करंट एक दूसरे से मिल रही थी, परंतु यहाँ पर दो करंट मिल नहीं रही हैं। एक करंट इस दिशा में बढ़ रही है और एक करंट इस दिशा में बढ़ रही है। मिलने का मतलब क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे की दिशा में आगे बढ़े तो उसको हम कहते हैं मिलना। परंतु एक करंट इसको पीठ दिखा रही है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने पीठ दिखाए तो उसको हम मिलना नहीं कहते हैं। तो ना तो यहाँ पर फॉग की कंडीशन उत्पन्न होती है, ना तो यहाँ पर फिशिंग की कंडीशन उत्पन्न होती है। ठीक, तो इस प्रकार से यह जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक चक्र पूरा हो गया है, एक यहाँ पर सर्कल पूरा हो गया है। तो इस जो सर्कल है यह घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में नहीं है, यह घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में है, तो इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जो आप देख रहे हो इसकी जो गुणधर्म है वह एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। परंतु इसे हम क्या कहते हैं, जो गायर कहते हैं। गायर एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें जो चारों एक ऐसा जल के चारों ओर क्या होता है, आपस में जो करंट उस क्षेत्र को क्या करती हैं, घेरे रहती हैं। यहाँ पर जो गायर उत्पन्न हो रहा है, गायर एक ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है जब जो करंट चारों ओर से जिस जल को करंट घेरे रहती है उसे हम कहते हैं गायर। ठीक, तो यह जो गायर है यह एंटी क्लॉकवाइज गायर है, परंतु यह ट्रॉपिकल गायर है, क्योंकि यह ट्रॉपिकल गायर है। ठीक, ट्रॉपिकल गायर है। तो ट्रॉपिकल एंटी क्लॉकवाइज इंडियन ओशन यानी हिंद महासागरीय ट्रॉपिकल एंटी क्लॉकवाइज गायर के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से आप यह करंट की स्थिति देख रहे होंगे। ठीक, तो आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से यह जो करंट है, यह जो महासागरीय जलधाराएं हैं वह इस हिंद महासागर के रीजन में प्रभावित हो रही हैं। परंतु यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको सूचित कर दिया था कि यह जो करंट है यह प्रमुख रूप से यह दिसंबर की स्थिति को दर्शा रही है, यह समर की स्थिति को दर्शा रही है। यानी जब जो सूर्य की स्थिति है वह इस प्रकार से है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम रहता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का जो स्थिति रहती है वह जो कर्क रेखा पर सूर्य लंबत होता है उसकी स्थिति के बारे में हमने चर्चा की थी। परंतु यदि मान के चलिए सूर्य की स्थिति इसकी विपरीत हो जाती है और सूर्य मकर रेखा पर यदि लंबत हो जाता है तो यहाँ पर जो स्थिति है वह भिन्न हो जाती है। क्योंकि हमारा जो मानसून है वह मानसून क्या होता है, हमारा जो मानसून है वह परिवर्तित हो जाता है। अभी तक जो हवाएं चल रही थी वह कैसी चल रही थी, वह दक्षिण से पश्चिम की ओर चल रही थी, दक्षिण पश्चिम से शुरू हो रही थी, या दक्षिण पश्चिम से शुरू होती थी हवाएं और किस ओर बढ़ती थी, उत्तर पूरब की ओर बढ़ रही थी। इस प्रकार से हवाएं बढ़ रही थी, तभी तो भारत में मानसून आया था। परंतु अब इसकी दिशा भिन्न हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर यह जो क्षेत्र है लो टेम्परेचर का रीजन है, जो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पर जो ठंड का मौसम आ जाता है। और यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य की स्थिति जो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबत होती है तो जो हवाएं हैं वह बदल जाती हैं और हमारे इस क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट जो हवाएं चलती हैं वो इस प्रकार से इस दिशा की ओर यानी इस दिशा की ओर आगे बढ़ती है। ठीक, दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसे हम कहते हैं इस जो मानसून हमारे यहाँ जो आता है यह जो मानसून की स्थिति थी परंतु अब मानसून की विपरीत स्थिति बन जाती है, इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व। हवाएं चलती हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी हवाओं की दिशा विपरीत हो जाती है। तो जो गायर हैं जो बने हुए थे अब इनकी स्थिति भी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ठीक,
अब क्या होगा, जो हवाएं हैं, यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो जो हवाएं हैं वो उसकी स्थिति अब ऐसे बढ़ जाती है। अब जो आपने करंट देखा, करंट विपरीत दिशा में बढ़ जाती है। जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम नीले पेन से दर्शाने का प्रयास किया है, जो चूंकि हवाएं हैं अभी तक इस दिशा में बढ़ रही थी, इस दिशा में, परंतु अब इसकी स्थिति क्या हो रही है, भिन्न हो, उल्टी हो गई है, क्योंकि हवाओं की स्थिति तो भिन्न हो गई ना। जो कि हवाओं की स्थिति भिन्न होने के परिणामस्वरूप क्या होता है, यह जो करंट है, करंट भी अपनी दिशाएं बदल देती है। परंतु यह जो करंट दिशाएं बदल रही हैं, आप देख रहे होंगे, यह जो करंट थी अभी इस दिशा में आ रही थी, अब क्या हो रही, इस दिशा में बढ़ रही, इस दिशा में, क्योंकि हवाएं चल रही हैं। अब हवाओं की दिशा विपरीत हो गई है। हवाएं क्या कर रही हैं, उत्तर पूर्व से, यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से, उत्तरी पूर्वी मानसून, यहाँ पर आप देख रहे होंगे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से हवाएं चल रही हैं दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी हवाओं का जो प्रभाव होता है वह इस दिशा से उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी इस प्रकार से हवाएं चलती हैं, इस प्रकार से हवाएं यहाँ से यहाँ चलती हैं। तो यह जो गायर है, यहाँ पर जो स्थिति थी वह विपरीत भिन्न हो गई है। यहाँ पर जो करंट है वह विभिन्न दिशा में आगे बढ़ते हैं। परंतु यह जो दक्षिणी हिंद महासागर है, दक्षिणी हिंद महासागर में स्थिति परिवर्तन नहीं होती है। दक्षिणी हिंद महासागर में जो करंट की स्थिति है वह जहाँ की तहाँ रहती है, वह स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है। परंतु उत्तरी हिंद महासागर में जो स्थिति रहती है वह उत्तर पूर्वी पवनों के प्रभाव के परिणामस्वरूप बदल जाती है। यहाँ पर जो करंट है, करंट की दिशा बदल जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं सोमाली करंट की दिशा है, अभी तक उत्तर की ओर जा रही थी, अब यह दक्षिण की ओर जाएगी, ठीक। परंतु उसका नेचर नहीं बदलता है। यह जो करंट है बारम करंट ही रहेगी, परंतु इसकी दिशा है वह बदल जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से यह जो स्थिति थी, यह हमने बात की दोनों, यानी जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के ऊपर होती है, यानी 21 जून, यानी जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम रहता है, तब उसकी हमने बात की। तब क्या होता है, जो हवाएं चलती हैं, दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है, तब उसकी स्थिति की बात की। और उसके पश्चात हमने बात की जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर 22 दिसंबर की होती है, और इस क्षेत्र में क्या होता है, गर्मी, इस क्षेत्र में ठंडी का मौसम बनता है और हवाएं कैसी चलती हैं। आपने हवाओं का नेचर देखा होगा, जो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। और हाई प्रेशर की स्थिति आप जानते होंगे, जहां पर सूर्य की स्थिति रहती है। सूर्य जहां पर, मान के चलिए यहाँ पर इस क्षेत्र में, दो क्षेत्र आपके सामने यहाँ पर है, ठीक। तो हवाएं कैसे चलती हैं, या हवा की स्थिति विपरीत क्यों हो गई, इसको कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर क्यों हुआ, यहाँ पर इस क्षेत्र में हाई प्रेशर क्यों हुआ, उसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में क्या हो गई, अब ठंड पड़ गई है, ठंडी हो गई है। यहाँ पर जो मौसम था वो ठंडा पड़ गया है। और यहाँ पर जो लो प्रेशर की स्थिति रहती है, जहाँ पर सूर्य की क्या होता है, सूर्य लंबत होता है, और यहाँ पर जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप हवाएं क्या करती हैं, उठती हैं। हवाएं यहाँ पर चूंकि तापमान अधिक है, जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होता है वहां पर क्या होता है, हवाएं ऊपर की ओर उठती है, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। और ऐसे यहाँ पर जो हाई प्रेशर बनता है, वो हाई प्रेशर से हवाएं चलती हैं, लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि जब सूर्य क्या था, कर्क रेखा पर विद्यमान था, तो हवाएं किस प्रकार से चल रही थी। यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन गया था, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया था, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक हो गया था, हवाएं ऊपर यहाँ इसी प्रकार से उठ रही थी। इसलिए जो मानसून था और दक्षिण पश्चिम से आ रहा था उत्तर पूर्व की ओर, ठीक। परंतु अब स्थिति भिन्न हो गई है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर जो मानसूनी स्थिति के परिणामस्वरूप मानसून और करंट के बीच में क्या संबंध है उसको भी आप समझ गए होंगे। यानी जो करंट है, जो महासागर जलधाराएं हैं, वह जो मानसून की स्थिति है उसी के अनुसार परिवर्तित होती हैं। यानी मानसून के अनुसार ही क्या होता है, महासागर की जलधाराएं अपने आप को रुख बदल देती हैं, परंतु उनका नेचर, यानी जो गर्म जलधारा है वो हमेशा गर्म ही रहेगी, उसका नेचर नहीं बदलेगा, परंतु रुख जरूर, यानी दिशा जरूर उसकी बदल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात की जो हिंद महासागर की स्थिति के बारे में, हिंद महासागर में पाई जाने वाली जलधाराओं के बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की। परंतु आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में एक मरुस्थल पाया जाता है, जो कि यह मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ पर डेजर्ट पाया जाता है। इसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक पश्चिमी डेजर्ट पाया जाता है। इस पश्चिमी क्षेत्र में यह संपूर्ण क्षेत्र है, यह क्या है, डेजर्ट वाला एरिया है। यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र कैसा है, यह संपूर्ण क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यह मरुस्थलीय क्षेत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट उत्पन्न हो रही है, या बेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, यह एक प्रकार की कोल्ड करंट है। और जहाँ पर कोल्ड करंट जाती है, कोल्ड करंट का नेचर यह होता है कि यहाँ के तापमान को क्या कर देती है, कम कर देती है। और जब तापमान यहाँ पर कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाष्पीकरण नहीं होगा। तापमान यदि कम होगा तो वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो यहाँ पर वर्षा भी नहीं होगी, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, तो वर्षा नहीं होगी। तो इसलिए यह संपूर्ण क्षेत्र क्या रहता है, डेजर्ट का एरिया यहाँ पर एक प्रकार से मरुस्थल का एरिया बन जाता है, इसका प्रभाव होता है। परंतु यहाँ पर दो स्थितियों को और देख ले हम, और इसके पश्चात हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो मानसून की स्थिति है, कभी कभी क्या होता है, अल नीनो और ला नीनो के बारे में आपने सुना होगा, अल नीनो और ला नीनो, अल नीनो और ला नीनो। तो भारत में कई बार ऐसा होता है कि अधिकतम, मतलब किसी वर्ष अधिक वर्षा हो जाती है, किसी वर्ष कम वर्षा होती है, परंतु इसका जो परिणाम है,
क्या होता है, अल नीनो का परिणाम यह होता है। अल नीनो की स्थिति कहाँ उत्पन्न होती है, तो अब अल नीनो की जो स्थिति है वह स्थिति उत्पन्न, तो अल नीनो ला नीनो की स्थिति इस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो आप यहाँ पर एक देख रहे होंगे, दूसरा मैप यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर यह अफ्रीका, यह जो स्थिति है यह प्रशांत महासागर की स्थिति के बारे में आप देख रहे होंगे। यह प्रशांत महासागर की स्थिति है, यह संपूर्ण रूप से प्रशांत महासागर है। और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो चाइना है, यहाँ पर भारत है, यह जो स्थिति, ठीक, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और यह प्रशांत महासागर या हिंद महासागर है। यहाँ पर आप 3 डायमेंशन मैप देख रहे हैं। इसमें प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों को एक साथ दर्शाने का प्रयास किया है, दोनों की स्थिति एक साथ दर्शाने का प्रयास किया है। परंतु यहाँ पर क्या होता है, भारत का जो मौसम है वह अल नीनो ला नीनो से प्रभावित होता है। तो अल नीनो ला नीनो क्या है वह समझना महत्वपूर्ण। अल नीनो और ला नीनो, तो अल नीनो की जब स्थिति बनती है तो हम यहाँ पर बता दें, जब अल नीनो की स्थिति बनती है तो भारत में क्या होता है, सूखा पड़ता है। जब भारत में अल नीनो की स्थिति बनती है, अल नीनो के परिणाम क्या होता है, सूखा पड़ता है। और ला नीनो के पश्चात इतनी भीषण वर्षा होती है भारतीय क्षेत्र में, तो वह यह जो बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। तो अल नीनो का प्रभाव यह होता है कि यहाँ पर भारत में सूखा पड़ता है, भारत में वर्षा नहीं होती है। और ला नीनो का प्रभाव यह होता है कि भारत में अधिक वर्षा होती है। तो अल नीनो कहाँ उत्पन्न होता है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने बताया था दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में करंट बहती है, एक महासागर जलधारा बहती है, उसे हम कहते हैं पेरू या हम्बोल्ट करंट। तो जो इसका नेचर है यह कैसी करंट है, ठंडी करंट है। परंतु जब अल नीनो की स्थिति आती है, तो अल नीनो की स्थिति में क्या होता है, जब अल नीनो की स्थिति आती है तो जब करंट है, जो हम्बोल्ट या पेरू करंट है, वह जो करंट है यह करंट गर्म करंट में बदल जाती है। यह जो करंट है अब यह गर्म करंट में बदल जाती है, और गर्म करंट में बदल जाती है, इसे हम कहते हैं अल नीनो। यहाँ पर जो करंट है, यहाँ कोल्ड करंट बहती थी, जैसे हम पेरू या हम्बोल्ट करंट कहते थे, परंतु यह करंट थी अब क्या बदल गई, एक गर्म करंट के रूप ले लेती है। तो इसका परिणाम यह होता है कि जब यहाँ का जल एक करंट के प्रभाव के परिणाम जब यहाँ का जल इस दिशा में प्रभावित होते होते इस क्षेत्र में जाता है, इस क्षेत्र में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में यहाँ पर गर्म जल हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, गर्म जल यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है इस अल नीनो के प्रभाव के परिणाम स्वरूप। ठीक, तो इस अल नीनो के प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ का जल जब यहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है, तो इस ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे जब यहाँ पर करंट, कौन सी करंट बह रही थी, ठंडी करंट बह रही थी, इसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। उसका नाम था बेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, इसे हम जानते थे, जो कि ठंडी करंट थी। परंतु अब यहाँ पर जल है, अब वो गर्म हो चुका है, और जब यहाँ पर जल गर्म हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर बाष्पीकरण देख होता है, यहाँ पर लो प्रेशर का जोन बन जाता है। लो प्रेशर कैसा बन जाता है, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की चलती हैं। परंतु यह जो सामान्य स्थिति यहाँ पर थी वह हाई प्रेशर की थी। परंतु अब यहाँ पर चूंकि यहाँ पर जो गर्म जला गया है, यहाँ पर तापमान अधिक हो गया है, तो यहाँ पर तापमान अधिक होने के परिणाम जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर होता है और हवाएं चलती हैं वह लो प्रेशर और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की चलती हैं, और इसलिए जो हवाएं हैं अब इस दिशा से यहाँ पर भारत दक्षिणी पश्चिम मानसून के रूप में नहीं जा पाएंगी, और दक्षिण पश्चिम मानसून होगा और कमजोर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा। यहाँ पर सूखा की स्थिति बन जाती है क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बना है। इसके विपरीत स्थिति की बात करें ला नीनो की स्थिति, तो ला नीनो की स्थिति में होता यह है कि जो हम्बोल्ट या पेरू करंट है, यह करंट है वो और अधिक ठंडी हो जाती है, यहाँ पर कोल्ड करंट के रूप में बदल जाती है ला नीनो की स्थिति में। तो ला नीनो की स्थिति में क्या हो जाता है, यह करंट कोल्ड करंट के रूप में बदल जाती है, और यहाँ का जल जब यहाँ जाता है तो यहाँ पर करंट क्या हो जाता है, यहाँ का जल बहुत ही ठंडा हो जाता है, बहुत ही ठंड कोल्ड हो जाता है यहाँ का जल। तो इसके परिणाम क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कम तापमान हो जाता है, और यहाँ पर तापमान कम होता है तो यहाँ पर हाई प्रेशर की कंडीशन बन जाती है। यहाँ पर हाई प्रेशर, बहुत अधिक हाई प्रेशर ला नीनो की कंडीशन में होता है, और हाई प्रेशर से हवाएं चलती हैं लो प्रेशर की ओर, है ना। तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती हैं, और भारत में लो प्रेशर बना हुआ पहले से ही रहता है 21 जून को, यानी जब मानसूनी रीजन को। परंतु जो हवाएं हैं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, और दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में क्या होता है, बहुत ही सशक्त होता है, बहुत ही शक्तिशाली मानसून होता है। इसलिए ला नीनो की स्थिति जब बनती है तो यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है, बाढ़ आती है भारत में। परंतु जब अल नीनो की स्थिति बनती है, यहाँ पर जो पेरू करंट थी वह गर्म करंट के रूप में अल नीनो की स्थिति बदल जाती है, और यहाँ का जल यहाँ जब ट्रांसफर होता है तो उसके परिणाम स्वरूप तो आपने देखा कि अल नीनो और ला नीनो के प्रभाव के परिणाम स्वरूप किस प्रकार से भारतीय मौसम में भिन्नताएं होती हैं, भारतीय मौसम में अनियमितताएं इस प्रकार से हो जाती हैं। और वो कहीं कहीं क्या होता है, कई बार क्या होता है कि भारत में किसी वर्ष मानसून बहुत ही जोरदार आता है, और किसी वर्ष भारत में मानसून नहीं आता है, सूखा की स्थिति रहती है। तो अल नीनो एक सूखा की स्थिति है, और ला नीनो ऐसी स्थिति है जब भारत के मानसून बहुत अधिक दबावकारी होता है, बहुत अधिक तीव्र मानसून होता है। उस स्थिति में क्या होता है, ला नीनो की स्थिति बनती है, और यहाँ
यहाँ पर जो कोल्ड करंट बहती है वो कोल्ड करंट के परिणामस्वरूप यहाँ पर जल यहाँ पर जो जल होता है वो बहुत ठंडा जल होता है। ठंडा जल के परिणामस्वरूप यहाँ पर जो हाई प्रेशर को जल बन जाता है वो हवाएं चलती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है। वह क्या करता है, बहुत तीव्र गति से बहुत अधिक दबावकारी तरीके से करता है। भारत में अधिक वर्षा होती है और लानिनो के परिणामस्वरूप इसके विपरीत कंडीशन बनती है। यहाँ पर जो पेरू है हम्बोल्ट करंट थी और गर्म करंट बदल जाती है। उसका जो रूप होता है गर्म बदल जाता है और वहाँ का जल जब इस करंट के सहारे आगे बढ़ता है और यहाँ पर जब प्रवेशित करता है तो यहाँ पर जो जल है वह जल कैसा हो जाता है, गर्म जल हो जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर का जोन बन जाता है और यहाँ पर भी लो प्रेशर का जोन रहता है। तो हवाएं उस गति से, उस रफ्तार से, उस प्रभाव से नहीं बढ़ पाती हैं। इसलिए यहाँ पर मानसून तो आता है परंतु प्रभावकारी नहीं होता है। मानसून सूखे की स्थिति बनी रहती है। इस प्रकार से भारत के मानसून की जो स्थिति रही किसी जो महासागरीय जो करंट है उनके अनुसार, तो भारत के जो मानसूनी कंडीशन थी वह इस करंट के अनुसार निर्धारित होती है। तो इस करंट के अनुसार हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि हिंद महासागर में कौन कौन सी करंट पाई जाती हैं, उस करंट का क्या प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर हम डिजर्ट की कंडीशन देख सकते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, उसका प्रभाव यह ठंडी करंट होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर गायर की स्थिति बन रही है, वह भी इस करंट का भी प्रभाव होता है। इसके परिणामस्वरूप यहाँ पर हम फॉग और फिशिंग कंडीशन देख सकते हैं और यह फॉग और फिशिंग कंडीशन यह भी एक प्रकार से करंट का ही प्रभाव है। और आप इसके परिणामस्वरूप जो करंट है तो करंट के परिणामस्वरूप भारत के मानसून में जो भिन्नता पाई जाती है वह भी इस करंट का ही परिणाम है। तो इस प्रकार से ये जो करंट है, जो महासागरीय जलधाराएं हैं जो कि हिंद महासागर में पाई जाती हैं, वह हिंद महासागर जलधाराएं भारत के मानसून को, भारत की जो रूपरेखा है उसको परिवर्तित करने का कार्य कर सकती हैं। तो इस प्रकार से यह रही हिंद महासागरीय करंट के बारे में चर्चा। धन्यवाद।